नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुसाइड का मामला सामने आया है। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक महिला ने जान दे दी। महिला ने रात में टाउन रेलवे प्लेटफॉर्म पर फांसी का फंदा लगा लिया और आत्महत्या कर ली। तो फिलहाल जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई है। मुखर्जी कॉलोनी की रहने वाली मृतका बताई जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर हनुमानगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है देर रात फांसी का फंदा लगाकर महिला ने सुसाइड किया है। राजू रामगढ़िया सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या जानकारी मिल पाई है? आखिर महिला ने आत्महत्या क्यों की, क्या वजह इसके पीछे? जी, ये जो महिला है वो हनुमानगढ़ टाउन की ही मुखर्जी कॉलोनी की रहने वाली है और हर प्यारी इसका नाम बताया जा रहा है। और रात्रि को किसी समय इसने जो हनुमानगढ़ टाउन रेलवे स्टेशन है उसके प्लेटफार्म पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह इसकी जब जानकारी मिली और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई, तो अभी तक जो परिजनों का ये कहना है, परिजनों का आरोप है कि आत्महत्या दुष्प्रेरणा का ये मामला है। इसको प्रताड़ित करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है। और जीआरपी पुलिस का भी यही कहना है कि जैसा परिजनों का आरोप है उसके हिसाब से भी जांच कर रहे हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि आत्महत्या क्यों की, मगर पुलिस इस तरफ से जांच जरूर कर रही है कि कहीं ना कहीं अगर इसको किसी कारण से प्रताड़ित किया गया है और आत्महत्या दुष्प्रेरणा का मामला है तो कौन दोषी है, इसकी जो तमाम जो है जांच चल रही है। लेकिन राजू, रेलवे स्टेशन पर जाकर आत्महत्या की है महिला ने, तो हो सकता है वहां कुछ विवाद हुआ हो। किसके साथ स्टेशन पहुंची थी, इसे लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, पुलिस इसी तरफ जो है वो जांच कर रही है। जो आसपास के सीसीटीवी कैमरा है कि महिला आई, अकेली आई या कोई साथ में था, और अगर कोई वहां बातचीत हुई तो क्या हुई, कौन आदमी मौके पर मौजूद था, इन तमाम चीजों की जो जांच है, जो भी आरोप है, सीसीटीवी कैमरा पुलिस देख रही है, यही चल रही थी। ठीक है, फिलहाल जांच जारी है। हो सकता है मामले पर खुलासे हो। बहुत शुक्रिया आपका राजू इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर सोने की लूट की गई है। उदयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको बता रहे हैं। उदयपुर रेंज के आईजी गोल्ड लूट मामले का खुलासा करेंगे। दोपहर 2 बजे पूरे मामले पर खुलासा किया जाएगा। गोल्ड लूट मामले को लेकर दोपहर 2 बजे खुलासा होगा। 29 अगस्त को आपको बता दें कि 24 किलो सोने की लूट की गई थी। बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। कुछ आरोपी पुलिस की पकड़ में आए हैं और पूछताछ के बाद हो सकता है कुछ बड़ा खुलासा हुआ हो। दोपहर 2 बजे पता चलेगा क्या कुछ खुलासा है, क्या कुछ जानकारी पुलिस के पास है जिसे पुलिस साझा करने वाली है। उदयपुर रेंज के आईजी पूरे लूट कांड का खुलासा करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे का वक्त दिया गया है। 2 बजे गोल्ड लूट मामले पर बड़ा खुलासा हो सकता है। 29 अगस्त को 24 किलो सोने की लूट की गई थी, एक बड़ी लूट, और दोपहर 2 बजे मामले पर एक बड़ा खुलासा संभव है। और अब बात रीट लेवल 2 की, जिसे लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अजमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रीट लेवल 2 के अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। रीट लेवल 2 के पदों को कम करने का विरोध किया जा रहा है। 31,500 पदों को बता दें कि कम करके 25,500 कर दिया गया है, जिसे लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। सीएम से जल्द पदों को बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो अजमेर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रीट लेवल 2 के अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है और पदों को बढ़ाने की मांग की गई है। बता दें कि रीट लेवल 1 के पदों को बढ़ाया गया है, तो वहीं रीट लेवल 2 के पदों को घटा दिया गया है। पहले 31,500 पद थे निर्धारित, लेकिन उसे घटाकर मुख्यमंत्री ने 25,500 कर दिया है, जिसे लेकर अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं। अभिजीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, लगातार इसे लेकर विरोध किया जा रहा है, कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन भी सौंपा गया है, क्या कुछ कहना अभ्यर्थियों का? देखिए, अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहाँ कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और
सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले रीट लेवल 2 के 31,500 पदों की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे अब घटाकर 25,500 कर दिया, यानी कि सीधे 6,000 पदों की कमी करके सरकार ने उन अभ्यर्थियों के भरोसे के साथ कुठाराघात किया है जो काफी मेहनत करके परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे। लेकिन जो वादा सरकार ने किया था उस वादे पर खरा नहीं उतरते हुए सरकार ने पदों को कम किया है। तो अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और वापस से जो घटे हुए पद है उनको वापस से बढ़ाने की और 31,500 जो पहली अधिसूचना में विज्ञापित पद थे उतने ही रखने की मांग की है। और ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है और ये भी कहा है कि अगर सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करती है तो अभ्यर्थी जो है काली दिवाली मनाएंगे। बिल्कुल अभिजीत, लगातार इसे लेकर अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और शिक्षा नगरी को विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। 711 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। वीसी के जरिए कार्यक्रम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़े। उनसे 2 लाख बच्चा आता है तो साल में 1 बार या 2 बार उनके अभिभावक बच्चे को संभालने के लिए जरूर कोटा आते हैं। और जब वो कोटा आते हैं तो अगर वो कोटा को सुंदर देखेंगे, कोटा के आधारभूत ढांचे को मजबूत देखेंगे, कोटा में हर तरह की सुविधाएं देखेंगे, यातायात का जो है जिस तरीके का आसान यातायात के कंजेशन खत्म हो गया, ये सब कुछ देखेंगे, लाइट फ्री देखेंगे, तो निश्चित तौर पर अपने अपनी सिटीज में जाकर के वो लोग कोटा का एम्बेसडर बन करके काम करेंगे। तो मैंने कुछ काम शुरू करने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने आर्किटेक्ट भरतिया जी से कांटेक्ट किया और उनके साथ 1 साल तक लगातार बैठ करके कुछ योजनाएं बनाने का प्रयत्न किया। कोटा राज्य की औद्योगिक नगरी के साथ साथ देश की प्रमुख शिक्षा नगरी है और अब विश्व की पर्यटन नगरी बनने जा रही है। पूरे कोटा शहर को ट्रैफिक लाइट सिटी फ्री बना दिया गया। 5 फ्लाईओवर बनाए गए, 3 अंडरपास बनाए गए और तारीफ इस बात की है कि 3 अंडरपास में 1350 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश कोटा में इस बार हुई, लेकिन 1 mm भी जो है वो बारिश पानी उसमें नहीं रुक पाया उन अंडरपासेस में। इससे जो कुछ भी है, जो कुछ निर्माण किया गया है, उससे लोगों के आना जाने के समय में भी कमी होगी, पेट्रोल की भी बचत होगी। और रुक लेते हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बानसूर पुलिस और क्यूआरटी टीम ने एक बड़ा एक्शन लिया है। अलवर के बानसूर पुलिस की मिलावट के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। नकली मावे से भरी पिकअप गाड़ी को पकड़ा गया है। पिकअप गाड़ी से कुल 1500 किलो नकली मावा बरामद किया गया है। खाद्य विभाग की टीम लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं बानसूर से, जहां पर पुलिस और क्यूआरटी टीम ने संयुक्त रूप से एक बड़ा एक्शन लिया है और पुलिस ने मिलावट के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए नकली मावे से भरी एक पिकअप को जब्त कर लिया। आपको बता दें कि पिकअप गाड़ी से कुल 1500 किलो नकली मावा बरामद किया गया है। तो त्योहारी सीजन को देखते हुए लगातार मिलावटखोरी जारी है और इसी को लेकर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान इस वक्त युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लगातार पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इस बीच बानसूर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संयुक्त रूप से एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कुल 1500 किलो नकली मावा बरामद किया गया है। तो फिलहाल मौके पर खाद्य विभाग की टीम मौजूद है, सैंपल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं और जांच लगातार जारी है। तो मिलावटखोरी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आने वाला समय दिवाली का है और इसे देखते हुए लगातार मिलावट की खबरें मिल रही हैं। प्रशासन भी इसे लेकर एक्शन मोड पर है। प्रशासन की ओर से रेड डाले जा रहे हैं और जैसे ही कोई शिकायत मिल रही है तुरंत पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। राजेंद्र, एक और बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ जानकारी? फिलहाल अभी जांच टीम वहीं पर है, जांच किए जा रहे हैं, क्या कुछ खुलासे हुए हैं? मामला है बानसूर का पूरा मामला। पुलिस और क्यूआरटी की टीम ने नकली
मावे से भरी एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। उसमें 1500 किलो नकली मावा जो है वो भरा हुआ था। फिलहाल जो रसद विभाग की टीम है उसको मौके पर बुलाया गया है और सैंपलिंग कराई जा रही है। और उसके बाद जो पिकअप चालक है उसको हिरासत में लिया गया है और पुलिस की जो टीम है वो पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो अलवर का जो इलाका है लगातार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हैं जो नकली मावा और दूध से जो मिलावट के जो आइटम है वो बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, लगातार कार्रवाइयां जारी हैं, एक्शन लिए जा रहे हैं, छापेमारी की जा रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि लोगों में डर क्यों नहीं है। बताया जा रहा है कि 1500 किलो मावा जब्त कर लिया गया है राजेंद्र, और कुछ भी मिलावट मिले हैं क्या वहां पर अब तक? जी, अलवर में ये अब तक 1 दर्जन से अधिक मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, जिनमें से एक कार्रवाई ये भी आज से शामिल है। लेकिन सवाल यही होता है कि लगातार इस तरीके से चिकित्सा विभाग की वो जो मॉनिटरिंग करती है वो कहाँ है, और पुलिस की जो टीमें हैं कहाँ इतना नकली मावा बन रहा है, उनके खिलाफ जो माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? बिल्कुल राजेंद्र, बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये आयात और निर्यात कहां से किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में मावा जब्त किए जा रहे हैं, मिलावट की खबरें भी लगातार हम देख रहे हैं। जी, जो मावा है पाउडर और कई केमिकल्स उस तरीके की चीजों से मिलाकर के मावा को बनाया जा रहा है और उसके बाद उसे सप्लाई किया जा रहा है। लोग हैं जो दीपावली पर चूंकि दूध की जो कमी है उसको देखते हुए इतनी मिठाइयां बनना संभव नहीं है, तो इसलिए जो माफिया हैं उनके द्वारा अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए जहर है वो घोल करके जनता के बीच परोसा जा रहा है। बिल्कुल राजेंद्र, जनता के बीच जहर परोसा जा रहा है, लेकिन राजेंद्र लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। कितना असर इस हेल्पलाइन नंबर का? जी, हेल्पलाइन का जो सरकारी एक प्रोसीजर है उसका तहत उससे ज्यादा अंतर पड़ता नहीं है। यहाँ पर अलवर में दर्जनों जगह ऐसी हैं जहाँ पर हर साल खुलेआम मिलावट का जो है वो खेल चलता है और स्वास्थ्य विभाग की टीम है, पुलिस की टीम है, इनको सब पता होता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो होता है। साल भर जो टीमें हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। आखिरकार दीपावली के टाइम पे फिर वो जगह बदल करके जो माफिया के जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके ये पूरा कारोबार चलाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार जारी है। फेस्टिव सीजन में राजसमंद से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राजसमंद में भी एक बड़ा अभियान चलाया गया है। विभिन्न मिठाई दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। जेके सर्किल के मिठाई कारखाने पर छापेमारी की गई है। नकली मावा सहित कई मिठाइयों के सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। तो फेस्टिव सीजन को देखते हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। लगातार प्रशासन की ओर से ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई जारी है। विभिन्न मिठाई दुकानों पर एक बार फिर से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जेके सर्किल के मिठाई के कारखाने पर छापेमारी की गई है। तो नकली मावा सहित कई मिठाइयों के सैंपल इकट्ठा कर लिए गए हैं। अब इन सैंपल्स की जांच की जाएगी और अगर मिठाइयां नकली पाई जाती हैं तो प्रशासन की ओर से एक्शन लिया जाएगा। जेके सर्किल के मिठाई कारखाने की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त टीम पहुंची हुई है। छापेमारी कार्रवाई जारी है। मौके से सैंपल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं और आपको बता दें नकली मावा भी बरामद किया गया है। अलकेश सेवगी जुड़ चुके हैं। अलकेश, इस कार्रवाई को लेकर पूरी जानकारी दीजिए और क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि दीपावली पर्व को लेकर राजसमंद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रसद विभाग की ओर से एक साझा जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी फिलहाल चलाया जा रहा है। शहर की मिठाई की दुकानों पर लगातार जो सैंपल लिए जा रहे हैं और मौके पर जो खराब और दूषित जो पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं उन्हें नष्ट करवाया जा रहा है। जो राजसमंद जो पुलिस उप अधीक्षक है बेदी प्रसाद मीणा और जो एसडीएम है दिनेश सापेला, उनके नेतृत्व में जो टीम है, सबसे पहले जो जेके सर्किल इलाके में जो मंगल चाय करके एक दुकान है जो अभी वहां पर पहुंची, तो उसके गोदाम पर जो वहां पर जो मिठाई की जो क्वालिटी थी वो काफी निम्न स्तर की क्वालिटी थी। वहां पर घटिया जो स्तर का मावा था और बेसन था, जो मौके पर ही देखने से लग रहा था कि वो खराब है, तो उसे जो टीम थी उस टीम ने मौके पर ही नष्ट करवाया। वहीं
अब जो टीम है वो मार्केट में वहां से मौके पर रसद विभाग की टीम को भी बुलाया गया। रसद विभाग की टीम ने वहां से जो सैंपल ले लिए, क्योंकि वहाँ जो जिस तरह के उस गोदाम के हालात उन हालात को देखकर लग रहा था, क्योंकि वहाँ का घी की जो क्वालिटी थी, ना तो घी की क्वालिटी सही पाई गई, ना ही मावे की क्वालिटी सही पाई गई, और ना ही बेसन की क्वालिटी पाई गई। ऐसे में जो वो अगर बड़ी बात ये है कि अगर ये जो मिठाई की जो खेप है वो 1 या 2 दिन में बाजार में खपाई जाती तो ये तय था कि कई लोगों की सेहत बिल्कुल अल्केश, लोग बीमार भी पड़ सकते थे, जान भी जा सकती थी इस नकली मावे और मिठाई को खाकर। लेकिन अल्केश, अब इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जेके सर्किल के मिठाई कारखाने पर छापेमारी जारी है, आसपास के कारखानों और दुकानों में भी हड़कंप मचा होगा। जी हाँ, वहाँ पर फिलहाल जो टीम है वो टीम ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है, और बाजार में जो सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं जो टीम है अब वो अन्य स्थानों पर, क्योंकि बाजार में बिल्कुल अल्केश, लेकिन सवाल यही है कि लोग जितना ये एक्शन लिया जा रहा है, इन सबके बावजूद भी लगातार मिलावटखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जिले के भाजपा विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। जिला परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साधारण सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया गया है। डीएमडीटी फंड सहित विभिन्न विषयों को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो उदयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिले के भाजपा विधायक इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला परिषद के बाहर इस वक्त कई विधायक धरने पर बैठे हुए हैं, और आपको बता दें साधारण सभा की बैठक का भी बहिष्कार कर दिया गया है। डीएमडीटी फंड सहित विभिन्न विषयों को लेकर इस वक्त धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शन की। विधायक नाराज हैं, खफा हैं और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। कपिल सहयोगी जुड़ चुके हैं। कपिल, धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, क्या कुछ ताजा तस्वीरें वहां से? देखिए, डीएमएफटी और इसकी मांगों को लेकर बीजेपी के जो है वो विधायक जो है वो धरने पर बैठे हैं, और साधारण सभा की बैठक रखी गई थी, उस बैठक का विरोध किया जा रहा है। और बैठक के ठीक बाद जिला परिषद के बाहर ही 5 विधायक जो कि बीजेपी के विधायक हैं, जिसमें सलुम्बर, उदयपुर ग्रामीण, जाडोल, गोगुंदा के विधायक है, वे सभी धरने पर बैठ गए और मांग कर रहे हैं कि जो फंड का जो खर्च किया जाना है वो निष्पक्ष रूप से खर्च किया जाए। इसी मांगों को लेकर बीजेपी के विधायक धरना दे रहे हैं। जी, मांगे की जा रही उनकी ओर से, बैठक का भी बहिष्कार कर दिया है। आगे क्या कुछ रणनीति उनकी ओर से, विधायकों की ओर से बातचीत हो पाई आपकी? देखिए, वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो है बीजेपी के जो नेता हैं वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाए कि किस तरह से यहाँ पर जो जिला प्रशासन है वो कदम बढ़ा रहा है। तो इन्हीं को लेकर बातचीत का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ठीक है कपिल, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं, चलिए सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं। अद्भुत काम हुए हैं, क्योंकि अभी धारीवाली कह रहे थे कि बरसात के अंदर किसी भी कॉलोनी पानी नहीं भरा सड़कों पर, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि बरसात आते ही चाहे दिल्ली हो राजधानी और चाहे जयपुर हो, अधिकांश जगह पानी भर जाता है। लोगों में आलोचना होती है सरकारों की कि बरसात आते ही पोल खुल जाती सरकारों के कामों की। ऐसे वक्त में जो योजनाबद्ध तरीके से अनूप भरतरे जी के सहयोग से धारीवाल जी ने जो बीड़ा उठाया, और स्वाभाविक है कि उनका अपना जन्म स्थान भी है, अपना कार्य क्षेत्र भी है, उनका संकल्प भी था कि किस प्रकार से मैं अपने कोटा को एक नया स्वरूप प्रदान करूं। उस पर वो पूरी तरह कामयाब हुए, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और जो काम अभी बताए गए हैं, धारीवाल जी ने, प्रसादी जी ने, सीएस ने विस्तार से सब बातें बताई, उनको मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। तो इतना कहना चाहूंगा कि वास्तव में भरतरे जी ने भी जो धारीवाल जी के विश्वास पात्र भी हैं। पिछले टर्म में भी इन्होंने बहुत कुछ वहाँ काम किया, 7 वंडर्स बनाए थे या जो भी किया, और इन्होंने अपना एक अलग स्थान बनाया है इस क्षेत्र के अंदर, आर्किटेक्ट के क्षेत्र के अंदर। और मुझे खुशी है कि आज़ादी के साथ में ही पंडित नेहरू ने जो फ्रांस से बुलाया था, उसका नाम था आर्किटेक्ट ली कर्बूजियर, चंडीगढ़ की प्लानिंग के लिए बुलाया था। तो
एक शुरुआत देश की आजादी के बाद से जो की गई एक सोच के साथ में, इतने बड़े मुल्क में अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो मुल्क का जो विकास होगा वो बेतरतीब होगा और आने वाली पीढ़ियां भी उसको अच्छे रूप में नहीं लेगी। तो मुझे खुशी है और गर्व है कि इंदिरा जी के वक्त में 72 के अंदर जो आर्किटेक्ट एक्ट बना, उसके बाद में आर्किटेक्ट को अधिकार मिले और शहरों का सुनियोजित विकास होने की परंपरा शुरू हुई। और मुझे याद है कि राजीव गांधी जी ने भी नगरीय कमीशन बनाया था, आर्किटेक्ट श्री चार्ल्स कोरिया, जिसने ये आपका जवाहरलाल केंद्र जवाहर कला केंद्र भी जेके के भी उन्होंने बनाया था, चार्ल्स कोरिया ने बनाया, बड़ा नाम रहा उनका। तो उनके अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर फिर ये मास्टर प्लान बनने लगे देश के अंदर सब जगह पर। तो ये जो इतिहास है, अगर ये नहीं बनता तो अनूप बर्जिया जैसे लोग पैदा नहीं होते, वो बनते नहीं, आर्किटेक्ट रुचि पैदा नहीं होती। जो अधिकार मिले आर्किटेक्ट को एक्ट बनाने के बाद में, आर्किटेक्ट की एक हैसियत बनी, तो आज नगर यूआईटी के अंदर जेडीए के अंदर भी मास्टर प्लान में बैठे हुए हैं और प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग मास्टर प्लान के आधार पर शहरों का विकास करें। हालांकि मुझे लगता है कि उसमें कई शिकायतें भी आती है, समय पर वो मास्टर प्लान में कई बार राइट लेफ्ट हो जाता है, लोग शिकायत करते हैं। पर फिर भी मैं खुद देख रहा हूँ 40-50 साल से कि हर बार मास्टर प्लान के आधार पर ही शहरों का विकास होने की कल्पना भी की जाती है और इम्प्लीमेंट भी होते हैं। उसके कारण से जो शहरों का स्वरूप है, कई कमी होगी, उसके बावजूद भी शहरों का विकास योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। कमी है तो रहना स्वाभाविक है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री हमारी है, हम सब कोई विकसित राष्ट्र की तरह तो है नहीं। ये तो धारीवाड़ी की करामात है कि इन्होंने सोच समझ करके लोकल फंड इकट्ठा करके, स्टेट गवर्नमेंट को तकलीफ नहीं दी इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा नहीं लिया है। आपके यूआईटी और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके आधार पर इन्होंने अपना खुद का सोच डेवलप करके, वो कहते कमाओ और खाओ, कमाया भी और खाया भी है, मतलब पैसा पैदा भी किया वहां पर और लगाया भी है। और लगाया कोई मामूली कोई सड़क नहीं बनाई है, एक ओवर ब्रिज नहीं बनाया है। क्या सुंदर कोटा का स्वरूप निखर के आया है। मेरे कहते कोटा वासियों ने इसकी कल्पना नहीं की होगी। ये आप सब बैठे हुए हो, मेरी बात सुन रहे हो, बता दीजिए कल्पना की क्या आपने। तो कल्पना के बाहर की बात जो हुई है पिछले 10 सालों में, वो आपके सामने है। इसलिए जितनी तारीफ करें उतनी कम है। धारीवाल जी जो हमारे मंत्री है, सक्षम। और इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कुछ बोल रहे हैं, चलिए सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं। मेघवाल जी का इस क्षेत्र में आगमन होगा तो मैं अर्जुन जी को ही कहूंगा कि इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आप लोगों के बीच में रखें। 2023 का संकल्प भी करेंगे। वो तो हो चुका, शंखनाद भी हो चुका और पूरी तरीके से तैयार भी हैं। की बैठक भी अचानक नहीं है वो। हाँ, चलो आपका थोड़ा जायका का काम कर देते हैं। 20 और 21 को आप लोगों को संज्ञान में है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कोटा में दौरा प्रस्तावित था और उस दौरान उनका अलग अलग वर्गों के साथ संवाद था, प्रबुद्धजनों के साथ, युवाओं के साथ, बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ। और उसमें एक जो महत्वपूर्ण बैठक थी वो कोर समिति की बैठक भी पहले से प्रस्तावित थी और वो 21 तारीख को ही थी। लेकिन क्योंकि इसी दौरान हिमाचल के चुनाव घोषित हो गए और हिमाचल के चुनाव घोषित होते ही उम्मीदवारों का चयन, वहां की तैयारियां, इस लिहाज से अध्यक्ष जी को दिल्ली में रहना लाजमी था। और ये पहली बार नहीं हुआ है, न तलब हुआ है, पहले से प्रस्तावित बैठक थी जो अध्यक्ष जी की और केंद्रीय नेताओं की सहूलियत के लिए हम सब लोगों ने उचित समझा कि हम लोग दिल्ली जाकर और उनके आमंत्रण पर कोर समिति की बैठक वहीं करें। और इसलिए अननेचुरल भी नहीं है, कोई तलब नहीं है, कोई तलबगार नहीं है, पार्टी की अपनी व्यवस्था की परंपरा का एक हिस्सा है। वहां पर जो चर्चा होगी
उसमें खासतौर पर क्योंकि एक नियमित अंतराल पर होती है कोर समिति की बैठक, कई बार तात्कालिक मुद्दे भी होते हैं और कई बार दीर्घगामी मुद्दे भी होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं और हिमाचल के अलावा गुजरात के चुनाव में पार्टी 43 सीटों पर 108 नेता वहां प्रचार में रत हैं। पार्टी के कोर समिति के सदस्य हमारे तीनों। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।